नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, भारत में माल के भौगोलिक संकेत यानी कि रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? A. ILO, B. IMF, C. UNCTAD, D. WTO। इसका सही जवाब है D. WTO। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। नंबर 2, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। नंबर 3, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? A. 1 और 2, B. केवल 2, C. 1 और 3, D. केवल 3। इसका सही जवाब है D. केवल 3। तीसरा सवाल, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। नंबर 2, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है A. केवल 1। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? A. बेंगलुरु, B. हैदराबाद, C. नागपुर, D. पुणे। इसका सही जवाब है A. बेंगलुरु। पांचवा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? A. बाल श्रम, B. कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, C. खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन, D. कार्यस्थल पर लिंग समानता। इसका सही जवाब है A. बाल श्रम। छठवां सवाल, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. किसी बिल यानी कि विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। B. धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। C. धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। D. धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। इसका सही जवाब है C. धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। सातवां सवाल, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रत्येक एमएलए
कि वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। नंबर 2, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ए केवल एक। 8वां सवाल, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के अतिरिक्त नयाचार यानी कि एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? ए असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। बी सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। सी देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा। डी देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है। इसका सही जवाब है ए असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। 9वां सवाल, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 भारत, नंबर 5 जापान, नंबर 6 USA। उपर्युक्त में से कौन कौन आसियान यानी कि ASEAN के मुक्त व्यापार भागीदारों में से है? ए 1, 2, 4 और 5, बी 3, 4, 5 और 6, सी 1, 3, 4 और 5, डी 2, 3, 4 और 6। इसका सही जवाब है सी 1, 3, 4 और 5। 10वां सवाल, जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी कि GACSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1 GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। नंबर 2 GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। नंबर 3 GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार का या भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का या डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य है या है? नंबर 1 भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया। नंबर 2 एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वह हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। नंबर 3 हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2,
बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 3। 12वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 अलेप्पो बराबर सीरिया, नंबर 2 किरकुक बराबर यमन, नंबर 3 मोसूल बराबर फिलिस्तीन, नंबर 4 मजार शरीफ बराबर अफगानिस्तान। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2 और 3, डी 3 और 4। इसका सही जवाब है बी 1 और 4। 13वां सवाल, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, डी प्रांतीय राज्यपालों को। इसका सही जवाब है बी गवर्नर जनरल को। 14वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 विधानसभा का या विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या विधानसभा की सदस्य नहीं रहता है या रहती हैं तो अपना पद रिक्त कर देगा या कर देंगी। नंबर 2 जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 15वां सवाल, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ए यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, बी यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है, सी यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, डी यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। इसका सही जवाब है बी यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। 16वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। नंबर 2 किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। 17वां सवाल, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? ए बूंदी शैली, बी जयपुर शैली, सी कांगड़ा शैली, डी किशनगढ़ शैली। इसका सही जवाब है डी किशनगढ़ शैली। 18वां सवाल, कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई
एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि THAAD क्या है? ए. इजराइल की एक राडार प्रणाली। बी. भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम। सी. अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। डी. जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग। इसका सही जवाब है सी. अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। 19वां सवाल, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। नंबर 2, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। नंबर 3, अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। नंबर 4, अन्नामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2 और 4। सी. 1, 2 और 3। डी. 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी. केवल 2 और 4। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? नंबर 1, शक्तियों का परिसीमन। नंबर 2, विधि के समक्ष समता। नंबर 3, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। नंबर 4, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2 और 4। सी. केवल 1, 2 और 4। डी. 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी. केवल 1, 2 और 4। 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? ए. न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। बी. वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। सी. चेक, ड्राफ्ट, विनिमय, विलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा। डी. किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। इसका सही जवाब है बी. वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। 22वां सवाल, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो ए. विकल्प लागत शून्य होती है। बी. विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। सी. विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। डी. विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। इसका सही जवाब है सी. विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। 23वां सवाल, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि ए. औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता। बी. कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता।
सी निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। डी निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है सी निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। 24वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा नंबर 1 किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। नंबर 2 देश के लोगों के ज्ञान कौशल संस्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। नंबर 3 गोचर धन का संचय हो पाता है। नंबर 4 अगोचर धन का संचय हो पाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए और 2, बी केवल 2, सी 2 और 4, डी 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी 2 और 4। 25वां सवाल, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? ए कमजोर प्रशासन तंत्र, बी निरक्षरता, सी उच्च जनसंख्या घनत्व, डी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका सही जवाब है डी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।